नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में एक बार फिर से पीएम मोदी के खिलाफ टूल किट गैंग एक्टिव हो गया है और इस बार इसका जनक पश्चिमी मीडिया बने हैं। हालांकि इसके मौरे भारत की जमीन पर भी देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी को अपने कर्तव्य पथ से डिगाने के लिए एक और साजिश का साजो सामान तैयार किया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया ने इसको लेकर गड़े मुर्दे उखाड़ना भी शुरू कर दिए हैं। बिना किसी तर्क या कानून का ख्याल किए अपने प्रोपेगेंडा को प्रसारित करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आखिर कैसे? इस रिपोर्ट। षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए जब कोई तर्क काम ना आए तब होता है षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब कोई हमला डिगा ना पाए तब होता है षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब कोई रोक ना पाए तब होता है षड्यंत्र षड्यंत्र षड्यंत्र। दो 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए घर से लेकर बाहर तक साजिशों का सामान तैयार किया गया। 2019 में कई पैंतरों का पैटर्न देखने को मिला। टूल किट से लेकर हर कट आजमाया गया, लेकिन मोदी ने 2014 से भी बड़ी विजय पताका फहराई। मोदी को रोकने के लिए देश दुनिया में साजिशों की कई दुकानें खोली गई, पाखंड के कई आबंडर रचे गए और हर पाखंड की नींव में एक ही चेहरा नजर आता है, पाकिस्तान का। पाकिस्तान के चेहरे के पीछे कई हिंदुस्तानी मोहरे भी नजर आते हैं। इस एंटी मोदी सीरीज को जिस कलम ने लिखा है उसकी पहचान बीबीसी के नाम से होती है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में एक नई सीरीज बनाई। इसका पहला पार्ट मंगलवार को जारी किया गया। इस सीरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरुआती दौर के राजनीतिक सफर पर बातें की गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ उनके जुड़ाव, बीजेपी में बढ़ते कद और गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति की चर्चा भी इसमें की गई। पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा चर्चा मोदी के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में हुए दंगों को लेकर की गई। भारत में यह सीरीज प्रसारित नहीं हुई, लेकिन लंदन समेत दुनिया के कई देशों में इसे बीबीसी ने चलाया। बीबीसी की ये सीरीज एक बहुत बड़ी साजिश का एक चैप्टर है। टूल किट के सौदागरों का ये एक नया पैंतरा है जिसके केंद्र में है पीएम मोदी। झूठ के पुलिंदों से सजाई गई ये सीरीज मोदी को बदनाम करने का भयंकर प्रयास करती है, लेकिन क्या इसका मकसद महज इतना है? करीब से इनका करतब समझें तो मामला बेहद गंभीर नजर आता है। ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार को अस्थिर करने की साजिश, भारत ब्रिटेन ट्रेड डील निशाने पर, आईएसआईएस आतंकी को हीरो और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की बड़ी साजिश। ब्रिटेन में लंबे समय के बाद ऋषि सुनक की अगुवाई में स्थिरता आई है। ऋषि ने देश को कई तरह के संकट से उबारने का काम किया, तो वह सीधे तौर पर उन पर निशाना नहीं साध सकते। ऐसे में विपक्षी दल ने यह तरीका अपनाया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन की संसद में
मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तानी मूल का सांसद लेबर पार्टी से है। ऐसे में साफ है कि लेबर पार्टी और बीबीसी के इस डॉक्यूमेंट्री का निशाना भारतीय प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी हैं। वह इसके जरिए यह बताने की कोशिश कर रही हैं कि हिंदू असहिष्णु है। भारत ब्रिटेन ट्रेड डील निशाने पर। भारत और ब्रिटेन के बीच एक बड़ी ट्रेड डील होने वाली है। संभव है कि बीबीसी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए उस ट्रेड डील में ही रुकावट डालने की कोशिश की हो। अगर ये डील हो जाती है तो इससे दोनों ही देशों को फायदा होगा। ऐसे में जानबूझकर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री करवाई गई हो। आईएसआईएस आतंकी को हीरो और प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश। बीबीसी की सोच पर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले ही इन्होंने आतंकी संगठन आईएसआईएस के एक आतंकवादी की पत्नी शमीमा बेगम का इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में बीबीसी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के बारे में काफी पॉजिटिव चीजें दिखाई। इसमें शमीमा बेगम को एक बेसहारा के तौर पर प्रेजेंट किया गया। दिखाया गया कि आईएसआईएस की खराब हालत के बाद कैसे शमीमा वापस ब्रिटेन आ गई। और दूसरी तरफ इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रधानमंत्री के चरित्र को खराब करने की कोशिश की गई। मोदी के सहारे भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर भी इस डॉक्यूमेंट्री में निशाना साधा गया है, जहां यह दिखाने की साजिश की जा रही है कि हिंदू असहिष्णु है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने समकक्ष पीएम नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आए। ऋषि सुनक ने कहा वह अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से सहमत नहीं। इस पर यूके सरकार की स्थिति स्पष्ट और लंबे समय से चली आ रही है और बदली नहीं है। निश्चित रूप से हम उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे ये कहीं भी हो, लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं जो नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया। मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना बीबीसी पर बैकफायर कर गया। बीबीसी के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई, सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल हो रहे हैं। ब्रिटेन में बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री का जोरदार विरोध शुरू हो गया है। बीबीसी के खिलाफ बड़ी संख्या में भारतीय लोगों ने ऑनलाइन याचिकाएं दायर की हैं। इसके अलावा ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अब बीबीसी के सब्सक्रिप्शन को भी कैंसिल करवा रहे हैं। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री पर मची रार के बीच विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, हमें लगता है कि यह महज प्रचार हासिल करने की सामग्री है जिसे एक खास किंतु बदनाम नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में पक्षपात, निष्पक्षता की कमी और औपनिवेशिक मानसिकता की गहरी झलक साफ दिखाई देती है। वास्तव में यह फिल्म या डॉक्यूमेंट्री उस एजेंसी और व्यक्तियों का ही एक अक्स है जो कुछ लोगों के उस निजी हित साधने वाले नैरेटिव को फिर से चला रहे हैं। वास्तव में यह हमें इस कवायद के उद्देश्य और इसके पीछे छिपे एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सच कहूं तो हम इस तरह के कुत्सित प्रयासों का महिमा मंडित नहीं करना चाहते। ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी पर इस तरह का अटैक हुआ हो, मोदी के सहारे हिंदुत्व पर हमला किया गया हो, मोदी के सहारे बीजेपी आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया गया हो। दुनिया भर में मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाला गैंग समय समय पर एक्टिव हो जाता है। भारत में चुनाव से पहले इनके अंदर जान लौट आती है और चुनाव के परिणाम देखकर ये गैंग धराशाही हो जाता है। विदेशों में हिंदुत्व के खिलाफ पोस्टर छपे, बीजेपी आरएसएस का नाम फिट कर मोदी पर समय समय पर अटैक किया गया। आरएसएस को फासिस्ट बताकर झूठा नैरेटिव फैलाया गया। योगी के खिलाफ हिंदू मिलिटेंट मॉक वाला टेक्स्ट फिट किया गया ताकि बीजेपी को, आरएसएस को बदनाम किया जा सके। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को है। उनके कामकाज का लेखा जोखा कुछ ऐसा है कि प्रोपेगेंडाधारियों को कुछ सूझ नहीं रहा, जिसको लेकर वो 21 साल पुराने गड़े मुर्दे उखाड़कर एक बार फिर अपना काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है कि कश्मीर से 370 हटाने से लेकर दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने और देश में आखिरी मील पर खड़े वंचित व शोषित समाज का सशक्तिकरण करने में पीएम मोदी ने जो सफलता पाई वो शायद किसी और के बस में नहीं था।
और यही बात प्रोपेगेंडा जीवियों को हजम नहीं हो रही। और जब इस वक्त को इतिहास के पन्नों में दाखिल किया जाएगा तो देश दुनिया में यह शोध का विषय होगा कि पीएम मोदी ने विकास पथ पर क्या मंत्र फूका कि कोई संकट उसे सहमा न सका, कोई प्रोपेगेंडा उसे अपने कर्तव्य पथ से डिगा न सका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, पश्चिमी मीडिया के इस पूरे प्रपंच में दरअसल पाकिस्तान का रोल भी देखने को मिल रहा है, जहां ब्रिटेन की संसद में पश्चिमी मूल के एक सांसद इमरान हुसैन ने जाने अनजाने इसका खुलासा कर दिया। पश्चिमी मीडिया के साथ पाकिस्तान की इस यारी को लेकर लोग पूछ रहे हैं कि नापाक हरकतों के आखिर इस करतब को क्या नाम दें। मोदी से जो डरता है वो साजिश करता है। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए 60 मिनट की एक पूरी रील तैयार कर दी गई। मोदी पर कीचड़ उछालने वाली सीरीज का पहला सीजन 23 में लॉन्च हुआ है। 24 आते आते इस सीरीज का सीजन 2 लॉन्च करने की तैयारी है। इस एंटी मोदी सीरीज को जिस कलम ने लिखा है उसकी पहचान बीबीसी के नाम से होती है। बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। लेकिन इस कलम में स्याही पाकिस्तान की है। बीते गुरुवार को ब्रिटेन की संसद में इसका खुलासा हो गया। जब पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन संसद में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उछलते कूदते नजर आए। पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटिश संसद में कहा, विदेश और राष्ट्रमंडल कार्यालयों के शब्दों में वह इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, यह देखते हुए कि सैकड़ों लोग मारे गए और भारत और यहां यूके सहित दुनिया भर के पीड़ित अभी भी न्याय के इंतजार में हैं। ऐसे में क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री विदेश कार्यालय में अपने राजनयिकों से सहमत हैं? यही नहीं, विदेश कार्यालय जातीय नरसंहार के इस जघन्य कृत्य में उनकी संलिप्तता के बारे में और क्या जानते हैं? हालांकि उनके पूरे उत्साह को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने चंद सेकंड में खत्म कर दिया। Mr. Speaker, the UK government's position on this has been clear and long-standing and hasn't changed. Of course, we don't tolerate persecution where it appears anywhere, but I'm not sure I agree at all with the characterization that the honourable gentleman has put forward. That completes. BBC के प्रोपेगेंडे ने जन्म ब्रिटेन से लिया, लेकिन इसके किरदार दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो कभी टूलकिट के सहारे सामने आते हैं तो कभी इस तरह की सीरीज को रिलीज करके। इस प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेट करने के लिए दुनिया के कई एजेंडा जीवी काम पर लग गए, तो वहीं भारत में भी कई मोहरों ने भी इस पर काम किया। यह है डॉक्टर शमा मोहम्मद, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। ये टूल किट में फिट हो रही है। पूरी टूल किट टीम एक्टिव हो गई है। तो 2024 से पहले माहौल को अपने लिए कूल बनाने के प्रयास में जुट गए हैं। बीबीसी के हैशटैग के साथ ट्वीट शेयर कर रहे हैं, तो वहीं विश्व गुरु शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी विरोध में ये सभी बीबीसी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। कह रहे हैं, ये रहा लिंक, डाउनलोड कीजिए, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भारतीय लोग अचानक से पश्चिमी मीडिया का गुणगान कैसे करने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भारतीय लोग अचानक से पश्चिमी मीडिया का गुणगान कैसे करने लगे। दरअसल इस छटपटाहट के पीछे वजह क्या होगी,
तो इसको समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी भी समझनी होगी। पीएम मोदी ने बीते दिनों राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी के सभी नेताओं को क्लियर मैसेज दिया था कि बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेकर चलिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। इस बात को विरोधी पार्टियां हजम नहीं कर पाईं और एक बार फिर मुसलमानों को भड़काने के लिए समंदर पार से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जब देश में मोदी के खिलाफ माहौल नहीं बना सके तो विदेश से माहौल को इंपोर्ट किया गया है। मुसलमानों का मोदी के करीब आना इन लोगों को चुभने लगा है। 2009 के चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम वोट 4% पड़ा था, तो वहीं 2014 आते आते मुसलमान मोदी के साथ हो चले। बीजेपी को 9% मुस्लिम वोट मिला। वहीं 2019 में एक बार फिर मुसलमानों ने मोदी का साथ दिया और 8% वोट बीजेपी को पड़ा। मोदी के साथ मुसलमानों को आता देख विरोधी परेशान है। मुसलमानों के बीच बढ़ती मोदी की लोकप्रियता को देख विपक्षी पार्टियों को खतरा महसूस होने लगा है और देश के सियासतदानों ने सियासत चमकाने के लिए विदेशी टूलकिट का सहारा लेने से भी कतराना जरूरी नहीं समझा। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में मोदी और मुसलमानों के बीच एक नई खाई पैदा करने की कोशिश की गई है, जो एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा है। देश को आंतरिक तौर पर कमजोर करने की विदेशी साजिश है, जिसका जाने अनजाने देश के कुछ लोग भी हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, ये कोई पहली दफा नहीं है जब बीबीसी ने इस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया हो। इससे पहले भी कई बार बीबीसी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ फेक नैरेटिव फैलाने का काम किया। इससे पहले भी चुनावों से पहले बीबीसी ने समंदर पार बैठकर देश का माहौल खराब करने की साजिश रची। बीबीसी ने जो कुछ किया है वो नया नहीं। पिछले कई वर्षों से बीबीसी भारत से ही नहीं, पाकिस्तान से भी भारत के खिलाफ खबरें कर रही है। 2002 दंगों के दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। हालांकि यूपीए के शासनकाल में ही सुप्रीम कोर्ट उन सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी को बरी कर चुकी थी जो उन पर लगाए गए थे। 2014 के लोकसभा चुनावों में 2002 के दंगे ही कांग्रेस का मुख्य चुनाव एजेंडा था। तभी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक बता दिया था। भारत की न्यायपालिका से लेकर गुजरात और देश की जनता मोदी पर लगे इन आरोपों को आधा दर्जन से ज्यादा बार ठुकरा चुकी है। अब 2024 के चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को मोदी के खिलाफ लामबंद करने के लिए एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू हो चुका है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इसी अभियान का हिस्सा है। बीबीसी की यह डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों को लेकर झूठ फैलाने की कोशिश है। इससे वह देश में बने शांति के माहौल को सांप्रदायिक हिंसा के माहौल में बदलना चाहता है। बीबीसी ने पहले भी कई बार ऐसे प्रयास किए हैं। बीबीसी के एपिसोड में दावा किया गया है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस की रिपोर्ट पर आधारित है। ब्रिटिश विदेश विभाग की इस तथाकथित रिपोर्ट का दावा है कि मोदी गुजरात में हिंसा का माहौल बनाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार थे। इससे पहले भारत के सभी विपक्षी दल और लेफ्ट लिबरल मीडिया भी यही नैरेटिव गढ़ता रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इन सभी आरोपों को खारिज कर चुका है। बीबीसी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी मुसलमानों को भड़काने वाली खबरें प्रकाशित की थी। बीबीसी की वेबसाइट पर 21 अप्रैल 2019 की वह रिपोर्ट आज भी मौजूद है, जिसका शीर्षक है, क्या भारत के मुसलमान गुजरात दंगे को भूल चुके हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अभी जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने एसआईटी रिपोर्ट को चुनौती देने वाली जाकिया जाफरी की याचिका को खारिज कर नरेंद्र मोदी और उस समय के प्रशासन को क्लीन चिट दे दी थी, तब भी बीबीसी ने 9 जुलाई 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था, गुजरात दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूछे जा रहे ये सवाल।
जबकि बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि दंगों की प्लानिंग, साजिश और वरिष्ठ अधिकारियों के शामिल होने का कोई आरोप साबित नहीं हुआ। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इसी थ्योरी पर आधारित है कि मोदी सरकार के उच्च अधिकारियों ने दंगों को हवा दी थी। ये यूं ही नहीं है, मोदी की बढ़ती ताकत से परेशान विदेशी दुश्मनों के पास मोदी को अपने कर्तव्य पथ से डिगाने का कोई प्रयास काम नहीं आता। ऐसे में वो बार बार मुसलमानों वाला एंगल लेकर सामने आ जाते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि किसी भी तरह 2002 दंगों के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराया जा सके, जबकि सच तो ये है कि यूपीए सरकार में भी मोदी बेदाग साबित हुए, तो वहीं देश की कानून व्यवस्था ने भी मोदी को बेदाग माना। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मोदी की विदेश कूटनीति से ड्रैगन बौखलाया। श्रीलंका को भारत के समर्थन के बाद चीन ने अपनी तिजोरी खोली। पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने आईएमएफ को पत्र लिखा था। ऋण पुनर्गठन पर भारत ने श्रीलंका को समर्थन दिया था। बीते शुक्रवार को ही कोलंबो से लौटे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। भारत ने बेल आउट पैकेज पर श्रीलंका को समर्थन भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी के श्रीलंका से मजबूत संबंध पर चीन घबराया है। चीन का भी श्रीलंका को आईएमएफ बेल आउट पैकेज पर समर्थन मिला है। जापान ने भी ऋण पुनर्गठन को मंजूरी दी थी। चीन के एग्जाम बैंक ने पुनर्भुगतान पर 2 साल की राहत दी। आईएमएफ ने सितंबर 2022 में श्रीलंका को $2.9 बिलियन दिए। 4 साल के लिए बेल आउट पैकेज को मंजूरी दी गई थी। जून 2022 तक श्रीलंका पर $40 बिलियन अमेरिकी बकाया है। चीनी ऋण कुल ऋण का 20% है और द्विपक्षीय ऋण का 43% है।